कहानी घर का भेदिया। पराये मनुष्यों को जब घर का भेद ज्ञात हो जाता है तो हानि ही हानि होती है। कर्पूर द्वीप में पद्मकेली नाम का एक सरोवर था। सरोवर में सुंदर कमल खिले रहते थे। कमलों के कारण वो सरोवर अधिक सुंदर और मनोहर ज्ञात होता था। मनुष्य की तो बात ही क्या, देवता भी उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो जाते थे। सरोवर में एक राजहंस अपने कुटुंब के साथ निवास करता था। राजहंस का नाम हिरण्यगर्भ था। हिरण्यगर्भ बड़ा बुद्धिमान और नीतिज्ञ था। उसकी बुद्धिमानी और उसकी नीतिज्ञता पर मुग्ध होकर पक्षियों ने उसे अपना राजा बना दिया। हिरण्यगर्भ समस्त कर्पूर द्वीप के पक्षियों के राजा के रूप में पद्मकेली सरोवर में रहने लगा। उसके मंत्री का नाम चक्रवाक था। चक्रवाक भी उसी की भांति बुद्धिमान और उसी की भांति नीतिज्ञ था। दोपहर के पूर्व का समय था। हिरण्यगर्भ अपने कुटुंब के साथ कमलों के सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसका मंत्री चक्रवाक भी अपने स्थान पर बैठा हुआ था। राजा और मंत्री दोनों विविध वार्ताओं में संलग्न थे। उसी समय एक बगुले ने हिरण्यगर्भ के सामने पहुंचकर उसे आदर से प्रणाम किया। बगुले का नाम दीर्घमुख था। वो था तो हिरण्यगर्भ का ही सेवक, किंतु कई महीनों से यात्रा में गया था। हिरण्यगर्भ ने दीर्घमुख के प्रणाम को स्वीकार करते हुए कहा, दीर्घमुख, तुम तो अनेक स्थानों को देखकर लौटे हो। मुझे भी बताओ, क्या तुमने ऐसा भी कोई राज्य देखा है जो मेरे राज्य से भी अधिक सुंदर और अधिक ऐश्वर्यवान हो? दीर्घमुख ने उत्तर दिया, महाराज, मैं एक ऐसे ही सुंदर और वैभवशाली राज्य के संबंध में बताने के लिए आपके पास आया हूं। आज्ञा हो तो कुछ बताऊं? हिरण्यगर्भ बोल उठा, अवश्य बताओ दीर्घमुख, मेरे कान सुनने के लिए अधिक उत्सुक हैं। दीर्घमुख सोचता हुआ बोला, महाराज, जम्बूद्वीप में विंध्याचल पर्वत के ऊपर दग्धारण्य नामक एक वन है। वो वन क्या है? स्वर्ग है। स्वर्ग से भी अधिक सुंदर। उस वन का राजा चित्रवर्ण है। गृध उसका मंत्री है। महाराज, चित्रवर्ण के राज्य पर यदि आपका अधिकार नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। उस सुंदर राज्य पर आपको अपना अधिकार स्थापित करना ही चाहिए। हिरण्यगर्भ के मन में लोभ उत्पन्न हो उठा। उसने अपने मंत्री चक्रवाक की ओर देखते हुए कहा, मंत्री जी, किसी को दूत के रूप में चित्रवर्ण के पास भेजिए। पता लगाइए कि चित्रवर्ण का राज्य कैसा है। क्या वो सचमुच स्वर्ग की भांति सुंदर और सुखों का भंडार है? मंत्री ने सोचते हुए उत्तर दिया, महाराज, दूसरा और कौन जा सकता है? दीर्घमुख उसे देखकर लौटा है, अतः उसी को वहां भेजना चाहिए। हिरण्यगर्भ ने दीर्घमुख की ओर देखते हुए कहा, हाँ मंत्री जी, आप ठीक कह रहे हैं। दीर्घमुख, तुम चित्रवर्ण के राज्य में जाओ और पूरी जानकारी प्राप्त करके मुझे सूचना दो। दीर्घमुख हिरण्यगर्भ के आदेश से दग्धारण्य में जा पहुंचा। चित्रवर्ण के गुप्तचरों ने जब उसे देखा तो उनके मन में संदेह जागृत हो उठा। वे उसे पकड़कर चित्रवर्ण के दरबार में ले गए। चित्रवर्ण ने दीर्घमुख की ओर देखते हुए प्रश्न किया, तुम कौन हो और यहां किस लिए आए हो? दीर्घमुख ने उत्तर दिया, मैं कर्पूर द्वीप के राजा हिरण्यगर्भ का दूत हूं। तुम्हारे लिए उनका एक संदेश लाया हूं। मेरे स्वामी तुमसे अधिक प्रतापी और ऐश्वर्यवान हैं। वे चाहते हैं तुम उनकी अधीनता स्वीकार कर लो। यदि तुम उनकी बात नहीं मानोगे तो वे तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करके तुम्हें बंदी बना लेंगे। दीर्घमुख की बात को सुनकर चित्रवर्ण कुपित हो उठा। वो उसे दंड देने के लिए भी उद्यत हो गया, किंतु मंत्री के समझाने से शांत हो गया। उसने उससे कहा, तुम मेरी राजसभा से जा सकते हो। फलतः दीर्घमुख कर्पूर द्वीप लौट गया। उधर वो कर्पूर द्वीप लौटा और इधर चित्रवर्ण ने अपने दूत तोते से कहा, तुम कर्पूर द्वीप जाओ और पता लगाकर मुझे बताओ कि वो कैसा राज्य है। दीर्घमुख ने कर्पूर द्वीप लौटकर हिरण्यगर्भ के सामने उपस्थित होकर कहा, महाराज, चित्रवर्ण का राज्य सचमुच बड़ा सुंदर है, पर स्वयं चित्रवर्ण बड़ा लोभी है। वो तो आपके राज्य पर आक्रमण करने की बात सोच रहा है।
जिस समय दीर्घमुख हिरण्यगर्भ को चित्रवर्ण के संबंध में बता रहा था, उसी समय चित्रवर्ण का दूत वहां उपस्थित हुआ। उसने हिरण्यगर्भ से कहा, मैं जम्बू द्वीप के राजा चित्रवर्ण का दूत हूं। मेरे राजा ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। तुम मेरे राजा की अधीनता स्वीकार कर लो, नहीं तो वे तुम पर आक्रमण करके तुम्हारा राज्य छीन लेंगे। तोते की बात सुनकर हिरण्यगर्भ कुपित हो गया। उसने अपने सेवकों से कहा, इसे पकड़कर जेल में डाल दो। किंतु मंत्री चक्रवाक के समझाने पर उसने तोते को छोड़ दिया। तोते ने चित्रवर्ण के पास जाकर उससे कहा, महाराज, कर्पूर द्वीप बड़ा सुंदर है। आपको उस पर चढ़ाई करके उसे अपने राज्य में मिला लेना चाहिए। फलतः चित्रवर्ण युद्ध के लिए तैयारियां करने लगा और इधर सिंघल द्वीप का मेघवर्ण नामक कौआ हिरण्यगर्भ के दरबार में उपस्थित हुआ। मंत्री के मना करने पर भी हिरण्यगर्भ ने मेघवर्ण पर विश्वास करके उसे अपने राजभवन में रख लिया। चित्रवर्ण युद्ध की तैयारियां करके सेना सहित कर्पूर द्वीप की ओर चल पड़ा। हिरण्यगर्भ को जब इस बात की सूचना मिली तो उसने भी अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि वे जी जान से चित्रवर्ण की सेना का सामना करें। फल ये हुआ कि दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। पहले तो चित्रवर्ण की सेना पराजित होकर भाग खड़ी हुई, पर मंत्री की बुद्धिमानी से फिर उसकी रगों में साहस पैदा हो गया और वो युद्ध के लिए हिरण्यगर्भ के राजभवन के द्वार पर जा पहुंची। दोनों सेनाओं में फिर भयानक युद्ध होने लगा। जिस समय दोनों सेनाओं में भयानक युद्ध हो रहा था, उस समय मेघवर्ण ने हिरण्यगर्भ के साथ विश्वासघात किया। वो राजभवन में आग लगाकर जोर जोर से शोर मचाने लगा। हिरण्यगर्भ की सेना हार गई, राजभवन पर मेरा अधिकार हो गया। कहते हैं, मेघवर्ण चित्रवर्ण के मंत्री से मिला हुआ था। मेघवर्ण की घोषणा को सुनकर हिरण्यगर्भ के सैनिकों का साहस टूट गया। उन्होंने सच मान लिया कि उनकी हार हो गई, अतः वे भाग खड़े हुए। चित्रवर्ण का हिरण्यगर्भ के राजभवन पर अधिकार हो गया। सेनापति सारस तो मार डाला गया, पर हिरण्यगर्भ स्वयं मंत्री सहित बच गया। यदि हिरण्यगर्भ ने मेघवर्ण पर विश्वास करके उसे अपने राजभवन में न ठहरा लिया होता तो उसका ये हाल न होता। बुद्धिमानों का कहना है कि किसी पराये और अपरिचित मनुष्य को अपने घर में नहीं टिकाना चाहिए, क्योंकि अपरिचित मनुष्य जब घर के भेद को जान लेता है तो हानिकर सिद्ध होता है। कहानी से शिक्षा। किसी राज्य की प्रशंसा को सुनकर मन में लोभ नहीं उत्पन्न होने देना चाहिए। लोभ बुराइयों का स्रोत है। किसी अपरिचित मनुष्य पर विश्वास करने से हानि होती है। अपने घर के भेद को बाहर नहीं जाने देना चाहिए। लोभ में पड़कर युद्ध करने से हानि ही हानि होती है। किसी मद में आकर किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। कहानी समाप्त।